उर्दू हिंदी में बड़ा आसान है, मोशन माने हिलना, मूव करना, लेकिन डेफिनेशन कैसे देंगे? तो आपकी समझ अपनी जगह है, लेकिन जब उसको लिखने बैठते हैं तो उसको तरीके से लिखा जाता है, तब वो माना जाता है। तो मैंने उसमें ये कहा था कि मोशन का पता पोजीशन के चेंज होने से पता चलता है कि पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब पोजीशन चेंज हो रही है यानी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जिधर हम मोशन की बात कर रहे हैं उस वक्त तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ये नहीं चेंज हो चुकी, चेंज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वर्ड ऐड किया था कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। जब हम देख रहे हैं तो सब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए? चेंज। देन दिस इज नोन एज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी कंटिन्यू पोजीशन चेंज करता है। बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जब आदमी मूव करता है या कोई भी चीज मूव करती है तो किस स्पीड से मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए टर्म आती है स्पीड। स्पीड से पता चलेगा तेज है या, जैसे पंखा है, ये पंखा मूव कर रहा है, वो वाला पंखा वो भी मूव कर रहा है, देखने में वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। कैसे पता चला तेजी से मूव कर रहा है? स्पीड से, कि वो उतने ही टाइम में ज्यादा चक्कर लगा रहा है इसके मुकाबले, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड कम। ये भी टर्म आई थी किसी दफा, स्पीड की डेफिनेशन मैंने दी थी। इससे पहले एक और डेफिनेशन आई थी मोशन के उसमें, कि स्पीड की हमने डेफिनेशन दी थी। ये मैं आज कई चीजें रिपीट करूंगा दोबारा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैं दोबारा डेफिनेशन दूंगा ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए डेफिनेशन कैसे दी है। फिर उसके बाद आया था कि हमारे पास जितनी फिजिकल क्वांटिटी मैंने समझाई। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ना? विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं। अब खुशबू है तो हमने नाप सका, मिजाज खुशी है, बहुत खुशी है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसको हम नाप नहीं सकते। जो आपके लिए ज्यादा है दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है? जो मीटर होता है नापने का तरीका होता है, नापने का इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं कभी कभी, कौन सी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर। तो जिसको नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर है, थर्मामीटर से नापते, स्पीड है, स्पीडोमीटर से नापते, उसको ओडोमीटर भी कहते हैं। डिस्टेंस नापते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। समझ में आ गई बात? स्पीडोमीटर है, वेलोसिटी हम नाप सकते हैं, एनर्जी कितनी है वो भी हम नाप सकते हैं, करंट की वैल्यू कितनी है, एमीटर करंट का नापने का इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर से हम नाप सकते हैं करंट कितने एम्पीयर का है, एनर्जी कितनी है वो भी हम नाप सकते हैं। यानी इवन लाइट एनर्जी कितनी है उसका भी नापने का तरीका है। जब लाइट का एनर्जी पढ़ेंगे 10th में तो उसको बता देंगे कैसे, उसका यूनिट क्या है। तो ये सारी क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। लेकिन इनमें दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक में ये कहा था कि उसमें हमें सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, और हमने नाम दिया था उसका, क्या नाम दिया था? याद करो, मैग्नीट्यूड। क्या? यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटी, मतलब कितनी है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0.5 है, 0.4 है, वो कितनी है, और वो किसी स्केल में आएगी। मतलब आपने कहा भाई मेरे पास थैली में या डिब्बे में 5 दूध है, तो 5 तो ठीक है, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी जब तक उसका यूनिट ना निकले। 5 मिलीग्राम है, 5 लीटर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आपने कहा मैं 6 चला, मैं क्या 6 चले? 6 कदम चले, कदम भी यूनिट होता है। 6 मीटर चले, 6 फीट चले, 6 किलोमीटर चले। तो जो मैग्नीट्यूड जो है उसमें 2 चीजें होती है, एक नंबर और एक उसका यूनिट। यूनिट क्या होता है कि हम उसको रिप्रेजेंट किस उसमें कर रहे हैं। अलग अलग जमाने में, जैसे आप जब ये थे हमारे इंडिया में, शेर था, शेर और खिटांग ये चलते थे एक जमाने में। दूसरे मुल्कों में कोई और यूनिट चलता था, बस मास का।
फिर अब यूनिवर्सल बना दिया, यूनिवर्सल जो बनाया उसे एसआई यूनिट कहा गया। अब पूरी दुनिया में एसआई यूनिट जो है वो मास को किलोग्राम में, क्या है किलोग्राम, उसके छोटे बड़े एसआई यूनिट अपनी जगह, एसआई यूनिट के मल्टीपल और सब मल्टीपल वो एसआई यूनिट का ही हिस्सा है, लेकिन वो कैसे निकलते हैं वो अलग चीज है। अब हम शेयर को, हम एक में 10 शेयर गेहूं है, तो फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज करेक्ट, लेकिन आप इंग्लैंड चले जाए किसी फॉरेनर से कहें 10 शेयर गेहूं की समझने के बाद, क्योंकि उसको बेचारे को पता ही नहीं शेयर क्या होता है। तो इसको यूनिवर्सल कोई वो लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए साइंसदानों ने कमेटी बनाई और उन्होंने कुछ यूनिट्स को कहा ये पूरी दुनिया में ये यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होंगे। हमें कोई चीज यहाँ से अमेरिका भेजनी है, अमेरिका से यहाँ मंगानी है, तो किस यूनिट में मंगाएंगे, उसको फाइनल कर दिया। जैसे टेम्परेचर का यूनिट जो है आसानी के लिए, वैसे तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, डॉक्टर फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, आमतौर से हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, लेकिन जो उसका एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है इंटरनेट, वो केल्विन है। क्या है वो? केल्विन। समझ में आ गई ना बात की? इसी तरह डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हम किलोमीटर में भी नापते हैं, डिस्टेंस हम फीट में भी नापते हैं, डिस्टेंस हम ईयर्स की उसमें भी नापते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर, 1 लाइट ईयर बोलते हैं, यानी 1 साल में लाइट के जरिए ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर, सॉरी मीटर, क्या है? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट इसका मीटर है, मास का किलोग्राम है, लेकिन किसका? डिस्टेंस का मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर। किलोमीटर उसका मल्टीपल है, लेकिन एसआई यूनिट मीटर है। मास ग्राम की यूनिट है मास का, लेकिन उसका एसआई यूनिट किलोग्राम है। आप समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस नापते हैं कि कितनी करंट में रुकावट पैदा होता है, उसका एसआई यूनिट ओम है, उसका मल्टीपल किलो ओम है, सब मल्टीपल मिली ओम है, बहुत सारे मतलब मल्टीपल और सब मल्टीपल उसी स्टैंडर्ड यूनिट से ही निकलते हैं। सब मल्टीपल डिवाइड करके और मल्टीपल मल्टीप्लाई करके। तो जो मैग्नीट्यूड है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, नंबर और साथ में कोई यूनिट जिससे हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड बता दें तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जहां पे हमें मैग्नीट्यूड के अलावा भी बताना पड़ता है, तब बात समझ में आती है, तब लोकेशन समझ में आती है। जैसे किसी ने कहा कि भाई फला चीज जो है, फला ठेले वाला आपके घर से 20 मीटर दूर खड़ा है। अब ये तो समझ में आ गया 20 मीटर है घर के दरवाजे से, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी जब तक वो ये न बताएं लेफ्ट पर या राइट पर, ईस्ट में या वेस्ट में या सामने की साइड पर। जब वो ये बताएंगे कि ईस्ट साइड पर आपके घर के 20 मीटर दूर वो खड़ा है ठेले वाला, तो आपको पूरी पोजीशन समझ में आ जाएगी कि मुझे किधर जाना है और वो कहाँ मिलेगा। अगर खाली 20 मीटर कह दें तो हो सकता है आप सीधे चले जाएं, जबकि वो राइट में खड़ा है या लेफ्ट में खड़ा है। तो कुछ क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, कौन कितना है, लेकिन साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। बिना डायरेक्शन की पूरी बात समझ में नहीं आती, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पहली वाली को स्केलर जिसमें खाली मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, और दूसरी वाली को वेक्टर। तो जब हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो उसमें पूरी तरह एक्सप्रेस करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं, एक नंबर और उसका यूनिट, ये मिलके मैग्नीट्यूड बन गया। ये मिलके क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और एक डायरेक्शन। तो नंबर बताओ, यूनिट बताओ, फिर डायरेक्शन बताओ। नंबर, यूनिट, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दो। जब भी कोई आपसे कहेगी मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मतलब है आपको वो बात एक्सप्रेस करनी है नंबर और यूनिट के साथ। बात समझ में आ गई? तो ये 2 क्वांटिटीज हो गई, स्केलर एंड
वेक्टर। हम जानते हैं वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ता है कितना है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तब पूरी बात समझ में आती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम इसी चैप्टर में हम आगे चले। फिर हमने आपको बताया क्या नाम है, लीनियर मोशन। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। आगे सर्कुलर मोशन भी आएगा। लीनियर वर्ड आपके मैथ्स में यूज होता है, लीनियर इक्वेशन, यानी जिस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? फिर उसके बाद हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ। अब अगर आप इसमें वर्ड मोशन कहते हैं, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड भी डिफाइन करें यूनिफॉर्म स्पीड, तो वर्ड मोशन की जगह स्पीड कहना पड़ेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन आप स्पीड डिफाइन कर रहे हैं तो देन मोशन नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? देन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म के मायने हम जानते भी हैं कि एक जैसी, जो शुरू में थी वही बीच में है, वही बाद में, यानी उसमें चेंज नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ गई कि जो एक बहुत मामूली सा वो है डेफिनेशन, तकरीबन एक जैसी एक वर्ड का फर्क पड़ता है। जब आप यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे तो डेफिनेशन के एंड में कहेंगे देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब आप स्पीड डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देन दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड की डेफिनेशन हमने आपको दी थी, फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूले से डिफाइन करना था हमें। एक दफा इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कहा था जनरली जब हम फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं तो जिसको डिफाइन कर रहा है न्यूमरेटर, मगर एक ही न्यूमरेटर है, इन दोनों को रिलेट करते हैं, डिनोमिनेटर को 1 कर देते। अब क्योंकि टाइम है तो यूनिट टाइम, आप चाहे तो 1 सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, क्या करके यूनिट समझ कर चलो, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। लेकिन आपके न्यूमेरिकल्स जितने भी है वो एसआई यूनिट के अंदर है। तो अगर एसआई यूनिट में कोई चीज नहीं दे रखी है तो आपको अनलेस उसमें कहा गया है कि भाई किसी यूनिट में भी निकालना, लेकिन अदरवाइज आपको एसआई यूनिट। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कॉम्बिनेशन होता है कि जब आप एक चीज एसआई यूनिट में एक क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसी फॉर्मूले में जब कोई दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी एसआई यूनिट में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मास को किलोग्राम में लिख दिया और टाइम मिनट्स में लिख रहे हैं, वो अलग हो जाएगा। इसलिए कि साइंस के अंदर रूल है कि यूनिट भी सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। फिर आपको अब जब आप उसका वो निकालेंगे रिजल्ट, तो उसमें अपना यूनिट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने यूनिट मिक्स कर दी है तो फिर आपको उन जो यूनिट आपने मिक्स किया उसके हिसाब से अपना यूनिट बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे फोर्स में आप देखेंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। अगर देखिए वो न्यूटन कब बनेगा? वो न्यूटन जब बनेगा जब मास किलोग्राम में हो, डिस्टेंस मीटर में हो, टाइम सेकंड में हो। समझ में आई? अब आप मास ग्राम में यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम न्यूटन नहीं कहेंगे। न्यूटन जिन डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करके जब न्यूटन बनता है तो वो सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट होने चाहिए, तभी उनको हम सिंगल फॉर्म में न्यूटन बोलते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे फोर्स का चैप्टर, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। पॉइंट समझ में आई नहीं आई? एनर्जी का यूनिट जूल है, ऐसा यूनिट क्या है? जूल, एनर्जी का। अब जूल जिन चीजों से मिलके बनता है वो भी ऐसा ही होनी चाहिए, ऐसा यूनिट होनी चाहिए, तभी वो जूल में बदला, उसको सिंगल फॉर्म में जूल कह देंगे। अगर हम ये यूनिट ऐसा यूनिट यूज ना करें, एक यूनिट ऐसा यूनिट करें, एक कोई और सा यूज करें, कोई और सा यूज करें, तो उसको सिंगल फॉर्म में यूनिट जूल नहीं करें। ध्यान में बिठा दीजिए, ऐसा यूनिट मिलके एक कॉम्बिनेशन से एक नया यूनिट बन जाता है। वो जब भी बनेगा जब वो ऐसा यूनिट होंगे। अगर ऐसा यूनिट नहीं है तो या तो नया नाम दिया जाएगा या फिर अपना नाम कोई अपने हिसाब से दिया जाए।
अब मैंने इसमें डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन होगी स्पीड की? एक डेफिनेशन थी, मैं कहा था इसको यूनिट कर दूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बोलनी चाहिए, जो यूनिट का मतलब है 1 होना चाहिए टाइम। एक और डेफिनेशन है, जब रेशियो की फॉर्म में कोई चीज दी होती है तो हम किसी को भी यूनिट नहीं कह रहे हैं, हम टेंस बोलते हैं स्पीड इज ए रेशियो। रेशियो किसे कहते हैं? C इज इक्वल टू A अपॉन B, ये रेशियो A अपॉन B, यानी C इज ए रेशियो A टू B, A टू, तो हम इसको 2 बोलते हैं, ये जो बीच का साइन है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड? इट इज ए रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा उसको पढ़ाना पड़ेगा, कौन सा डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट का जिसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब यूनिट नहीं कहेंगे हम, जैसे मैं आपको एक और मिसाल दूं, डेंसिटी को हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज ए मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, तो कि डिनोमिनेटर को हमेशा यूनिट कर देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड और इन यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आप चाहे इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यूनिट नहीं आएंगे, जब रेशियो कह रहे हैं तो यूनिट नहीं आएगा। इट इज द रेशियो, इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द, उसको टू बोलेगा, टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहां हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। रेशियो बोलना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तरीका समझ में आ गया? ये ग्रेजुअली आप बहुत सारी डेफिनेशन है आपको याद करनी है, अगर आपको एक तरीका समझ में आ गया तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक तरीका, डिनोमिनेटर को यूनिट कर दो, रेशियो की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब रेशियो की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर को यूनिट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो साइन है डिनोमिनेटर का, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2, है ना? समझ में आ गई नहीं आ रही? और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, अब ये जो इसको हम पद भी पढ़ सकते हैं, पर यूनिट टाइम, लेकिन जब यूनिट देंगे तब पर कह सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इज इट क्लियर? लेकिन जब रेशियो कहेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टाइम कौन सा टाइम? जो वो डिस्टेंस कवर किए, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हमने आपको डेफिनेशन दी थी वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन दी थी? वेलोसिटी की डेफिनेशन तो बड़ी आसान थी, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस के स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी मिला दे और वो एक नई चीज बन गई। समझ में आ गई ना? जैसे राइस के अंदर आपने दाल भी मिला दी और उसको राइस नहीं कहेंगे, खाली राइस है उसमें, लेकिन वो दाल मिला दी तो खिचड़ी बन गई। क्या नया नाम आ गया? खिचड़ी। राइस में आपने मटर चिकन डाल दिया तो उसको हम राइस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? या तो बिरयानी कहेंगे या पुलाव कहेंगे, जो हमारे घरों में जो है लफ्ज पुलाव। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन वर्ड भी आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। आसान डेफिनेशन, वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर, सॉरी, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिंपल डेफिनेशन। आप इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप स्पीड की डेफिनेशन दे दो, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अभी आप वेलोसिटी में नहीं आए, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन का आधा हिस्सा है। डिस्टेंस कवर्ड इन, कौन सा हिस्सा रह गया? मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा आ गया। कौन सा हिस्सा रह गया? डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह आपने क्या करा? स्पीड की जगह उसकी डेफिनेशन साथ में, स्पीड की जगह उसकी डेफिनेशन दे दी। अब जो कि डेफिनेशन स्पीड की दी है तो स्पीड की डेफिनेशन दिलाएगी, लेकिन हमें वेलोसिटी की बनानी है तो हमें आगे क्या कहना पड़ेगा? डायरेक्शन बनानी है। एक और डेफिनेशन है
कि जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर, ये पहली भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। Distance covered in a particular direction upon time. Upon तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? What is velocity? It is a distance covered in a particular direction by an object. आगे upon नहीं आएगा, डेफिनेशन दे रहे हैं in unit time. आप दूसरे रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो. It's the ratio distance covered in a particular direction to the time taken. To the time taken. अब इसी डेफिनेशन को डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? अब हमें डिस्टेंस डायरेक्शन लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए आपने कहा जी मेरे घर में बिरयानी पक्की है, मेरे घर में बिरयानी पक्की है और उसमें गोश्त पड़ा हुआ है, तो बिरयानी कहते तो गोश्त खाने की जरूरत तो अंडरस्टूड है. बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसी तरह जब आपने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आ गए, तो इसको अलग से देने की जरूरत. तो क्या डेफिनेशन होगी? डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे क्या आएगा? डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट. पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों नहीं कहेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट में वर्ड आएंगे. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रही है? बहुत सारी डेफिनेशन बन जाती है. और दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. ये भी एक डेफिनेशन है. और एक और डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम इसमें रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं. यानी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसको हम दूसरे वेरिएबल में क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड. अब पर यूनिट टाइम करने की जरूरत, क्योंकि पर यूनिट टाइम वर्ड टाइम में आ गया, रेट में आ गया. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस बदला. समझ में आया? उसी तरह ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. पर यूनिट टाइम कहने की जरूरत है, क्यों? कि रेट में वो इंक्लूड हो. अब हम आ रहे हैं क्या नाम है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन बाद में देंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या अलग से बोलेंगे टोटल डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम. पॉइंट समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला है, बहुत सारे डिस्टेंस हैं, क्योंकि आपकी स्पीड कभी आप कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप कभी कम डेली हम चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, गाड़ियों में पैदल, तो कभी हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, सड़क खाली होती है, कभी उतनी टाइम में हम कम डिस्टेंस कवर करते हैं. तो हम अलग अलग टाइम के डिस्टेंस नोट करें. मान लो 4 डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 जितने भी हैं, अगर आपने 5 टाइम नोट किए तो 5 आ जाएंगे. और नीचे वो जो जिस टाइम का वो डिस्टेंस है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 हिसाब से. बात समझ में आया ना? अलग अलग टाइम का डिस्टेंस आपने नोट कर लिया. टोटल डिस्टेंस ये बन जाएगा टोटल डिस्टेंस, और नीचे अलग बन जाएगा क्या? टोटल. ये फॉर्मूला बन गया टाइम का. एवरेज स्पीड की डेफिनेशन कैसे देंगे? बताओ फॉर्मूला बताओ. इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. नहीं भाई, यहाँ गलती कर रहे हैं. अब टोटली जब हम इसको यूनिट कर रहे हैं तो यूनिट टाइम बोलेंगे. यूनिट तो 1 होता है ना, तो हम टोटल टाइम कहेंगे तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा. फॉर्मूले में टोटल टाइम लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन में यहाँ भी यूनिट टाइम बोलेंगे और
तो क्या डेफिनेशन मिल जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट। वहां टोटल कहना जरूरी है। लफ्ज टोटल ये इंडिकेट कर रहा है कि कभी आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो कभी आप कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ये बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एवरेज स्पीड की डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छी तरह? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। देखो यहाँ टोटल लिखा है, इन टोटल टाइम नहीं, इन, क्योंकि टोटल तो बहुत सारा हो जाएगा, टोटल कितना बन जाएगा जबकि आप डिनोमिनेटर को 1 कर रहे हैं। तो टोटल टाइम की जगह क्या आएगा? यूनिट टाइम। ये बात समझ में आई? आप दूसरा से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यहाँ टोटल कहना एवरेज स्पीड में जरूरी है, और एवरेज कब निकालते हैं? जब अलग अलग वैल्यूज हो। बात समझ में? जब अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो उसको मिला के तो बनता है रिजल्ट, को एवरेज कहलाता है। कैसे? वो अलग और भी आगे चल के आपने सामने लेंगे। फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ क्या आएगा? देखो डिस्प्लेसमेंट हमें तो ऐड करना है। अब कुछ एक डिस्प्लेसमेंट अलग है, अगला डिस्प्लेसमेंट अलग है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो लफ्ज टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, वो गलत भी नहीं देगा। या तो हम यूज करेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और या यूज करेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या? नेट। नेट जब भी और नेट आता है इसका मतलब कई वैल्यू है। जैसे आपने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करा 4-5, कुछ चीजें प्रॉफिट में बेची, कुछ चीजें लॉस में बेची। अब आप बोलिएगा ओवरऑल क्या हुआ, तो आप कहोगे मुझे नेट 10% प्रॉफिट हुआ। नेट 10% प्रॉफिट का मतलब है कि आपने अलग रेट पे बेचे, किसी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी में कम हुआ, किसी में लॉस भी हुआ है। तो लफ्ज नेट जहां पे आएगा इसका मतलब इट इज नॉट सिंगल, इट इज नॉट वन ट्रांजेक्शन, इट इज मेनी ट्रांजेक्शन को कंबाइन करते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कोई टोटल आएगा, टाइम में नेट नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे पॉइंट ए से एक चीज चली इधर आ गई बी पर 4 मीटर, बी से वो सी पे गई 5 मीटर, ये सी आ गई, सी से वो डी पे आ गई 6 मीटर। तो डिस्टेंस में इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं आती। तो व्हाटएवर में भी डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6, 5 और 4, 9 और 6, 15, 19, 15 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 15 होगा, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, अब डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या इसकी डेफिनेशन याद रखो? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? ये क्या? मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस से निकलेगा। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू कहां तक? फाइनल पॉइंट। चाहे आपने वो डिस्टेंस चला हो चाहे ना चलो, डिस्टेंस तो आपने चला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस मान लीजिए ए टू डी डायरेक्ट अगर आप नापते, मान लीजिए निकलता 5.5 मीटर डायरेक्ट अगर नापते, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, आप देखो नेट को रिजल्टेंट भी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी को हम मिलाते हैं ना, तो उनको मिला के जो उनका सम बनता है उसे नेट भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट भी बोलते हैं। क्या? रिजल्टेंट। यहाँ लिखी हुई और आगे भी आएगी, बात समझ में आएगी आएगी? तो डिस्टेंस तो ही हो गया जो आपने एक्चुअली चला है, लेकिन ये आपने जोड़ा, मान लो ये एक पहाड़ की चोटी, दूसरी पहाड़ की चोटी,
अब आप एक पहाड़ की चोटी पे दूसरी पहाड़ की चोटी पे घूमते हुए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिस्टेंस नापे उस चोटी से दूसरी चोटी तक तो बहुत कम होता है। हमने देखा बहुत सी जगहों पे, बहुत से हिल स्टेशन के ऊपर कि एक स्टेशन से एक चोटी से दूसरी चोटी तक मैक्सिमम डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, लेकिन जब हम जाते हैं तो 20 किलोमीटर, तो हम 25 किलोमीटर, क्योंकि हम सड़क के रास्ते जा रहे हैं, बीच में जो है बीच में तो हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि पहाड़ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलीकॉप्टर होता है, कुछ होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से उड़ते यहाँ पहुँच जाते, लेकिन अगर हम गाड़ी में हैं और ये बीच में जो है खाली जगह है तो यहाँ से तो नहीं जा सकते ना, हमें यहाँ आना है तो हम इस रास्ते से घूम के आएंगे। तो डिस्टेंस बेशक हमारा 15 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, इसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। नेट जब भी आए इसका मतलब एक से ज्यादा है, समझ में आया? और दूसरा नाम क्या है? रिजल्ट। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये टोटल टाइम की जगह यूनिट टाइम है, शाबाश, है ना? नेट डिस्प्लेसमेंट, यहां था हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज का ऐड ऑन करने का रूल होता है वो बहुत सारे रूल है, जिसमें से एक रूल जो है डिस्प्लेसमेंट का वो ये है कि मिनिमम पोजीशन लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, बाकी रूल बहुत सारे हैं जो आप हायर क्लास में वेक्टर में मैथ्स की ब्रांचेस में पढ़ेंगे, लेकिन जो रूल हमारे काम में आएगा बार बार, मिसाल के तौर पे हम क्या नाम है एक फोर्स लगा रहे हैं इधर 10 न्यूटन, इधर से एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं 4 न्यूटन, बिल्कुल अपोजिट। जब अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये दो फोर्सेस हो जाएंगी तो अब क्या वर्ड आएगा? नेट फोर्स। क्या वर्ड आएगा? क्यों? जब ये वर्ड नेट आता है तो एक से ज्यादा है, एक के लिए नहीं। तो नेट फोर्स कितनी होगी? प्लस, इसको प्लस बोल रहे, इसको माइनस बोल रहे हैं। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अपनी मर्जी से लेंगे, बस अगर दिया हुआ तो बात अलग है, और दूसरी को उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, अपोजिट। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट पॉजिटिव मानते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट नेगेटिव होगी, ईस्ट वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू नॉर्थ नहीं होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जस्ट अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं उनको एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये प्लस 10 है, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ये अपोजिट है तो कितनी हो जाएगी? -4। अब जब रिजल्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? +6। क्या? +6। मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हम देंगे +6 टुवर्ड्स वेस्ट, +6 टुवर्ड्स वेस्ट। ये नेट के लायक। तो लव नेट जब आ जाता है इसका मतलब है एक से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। उनको जोड़ने का तरीका डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू, यहां भी देखिए डिस्टेंस बताया, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन आ गई नहीं आ गई? इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन आ गई। ईस्ट वेस्ट करने की जरूरत, तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल मिनिमम डिस्टेंस, वो कहलाता है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे हैं इसी चैप्टर में, जो आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट पे सवाल आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा उसका एक रूल बताऊंगा, उसको ध्यान में रख के करने का भी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। उसमें एक पॉइंट को ध्यान में रखकर, एक बात को ध्यान में रख के सवाल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में आपको एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या डेफिनेशन है? नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट। इसको यूनिट कहेंगे, टोटल वर्ड नहीं बोलेंगे, फॉर्मूले में टोटल लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन में टोटल नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब उसके बाद है हमारा नेट, हमने यूनिफॉर्म स्पीड तो बता दी,
अब आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म कब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी? क्या डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगी बताइए? 10 यूनिफॉर्म के माइनस समझ में आनी चाहिए। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? एक जैसा। तो डिस्टेंस में तो एक ही फैक्टर था, स्पीड में एक ही फैक्टर था, क्या? मैग्नीट्यूड। तो जब वो एक जैसा मैग्नीट्यूड होगा हर दफा तो हम उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डिस्टेंस भी वही और टाइम भी वही, दोनों सेम है हर दफा, सेम ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। पॉइंट समझ में आया ना? ऑब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक बस है वो 10 मीटर चल रही है 2 सेकंड में और दूसरी बस जो है वो बराबर वाली वो भी 10 मीटर 2 सेकंड में चल रहा है, तो आप कहिए दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड अलग है, तो वो चीज़ अलग हो गई, वो चीज़ अलग हो गई। यूनिफॉर्म स्पीड जब हम बोलेंगे तो हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी डेफिनेशन? बनाओ, खुद बताओ। देखो यूनिफॉर्म के मायने समझ में आ गया, एक जैसा। अब वेलोसिटी में कौन कौन से फैक्टर है? एक ही फैक्टर है क्या? तो कितने फैक्टर है वेलोसिटी में? 2 होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज उसमें एक ही फैक्टर होता है, क्या? खाली मैग्नीट्यूड। देखिए जब आप वेक्टर लेंगे तो उसमें क्या होगा? 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन से? मैग्नीट्यूड भी होगी और तो यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? यूनिफॉर्म जब आज इक्वल डिस्टेंस कवर एंड इक्वल डायरेक्शन। इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर एंड इक्वल वो तो फिर स्पीड बन गया ना, यूनिफॉर्म स्पीड वाला पार्ट हो गया। डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन, यानी इसमें देखो ना 2 फैक्टर है, एक मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर है वो भी सेम होना चाहिए और एक डायरेक्शन वाला। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां तक क्या बना? यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन आप तो वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है। अब डायरेक्शन कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो जब डायरेक्शन बदल रही होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, जो कि क्योंकि उसमें जो दूसरा फैक्टर है वो बदल रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म जब होगी जब दोनों फैक्टर सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और क्या चीज सेम हो? डायरेक्शन भी सेम हो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम। अभी आप आधे पे पहुंचे, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई? ये मैग्नीट्यूड वाले पार्ट की डेफिनेशन बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वेलोसिटी का वो स्पीड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो स्पीड में भी वही चाहिए, वेलोसिटी में वही चाहिए, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। फर्क करने के लिए स्पीड में आगे कुछ नहीं बोलते, सिवाय मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेलोसिटी में हमें उसके साथ क्या बोलना पड़ता है? डायरेक्शन ही बोलनी पड़ती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम जब बोलेंगे जब डायरेक्शन भी सेम होगी, तो पूरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन, आप स्पीड को पहले पूरी तरह डिफाइन कर दीजिए, स्पीड वाला पार्ट समझ लगा, आपने आधा पार्ट डिफाइन कर दिया मैग्नीट्यूड पर, लेकिन डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, आगे आधा पार्ट और बोल दो इन क्या? सेम डायरेक्शन। क्यों सेम डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नाम को, डायरेक्शन बदल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा। एक आदमी 5 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा आदमी भी 5 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, तीसरा आदमी भी 5 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स साउथ। ये तीनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन अलग है। डिस्प्लेसमेंट सेम जब माना जाता है जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब वो सेम डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। एक भी बदल गया फैक्टर तो वो नया डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, सेम पहले वाला डिस्प्लेसमेंट से अलग हो जाएगा। तो खत्म कर रहे हैं।